प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को आज इस योजना का लाभ मिला है। इस वर्ष आए आवेदनों में लगभग 28% आवेदन जनजातीय समाज से हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर में पहले और दूसरे चरण में सैकड़ों घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उनके बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और ITI संस्थानों के विकास हेतु करोड़ों रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे जनजातीय समाज के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्राप्त हो। इसके अलावा इन आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा 12 तक अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने खटीमा में बालिका छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि बाजपुर में 16 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से स्कूल और छात्रावासों का निर्माण किया है। इसके अलावा गदरपुर में 100 बेड का बालक छात्रावास भी बन रहा है। वहीं ठाड़ू राजकीय इंटर कॉलेज में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से खेल मैदान का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम, ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण और भवन की मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनजातीय समाज की माताओं और बहनों के उनके सशक्तिकरण के लिए भी आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और स्वरोजगार और रोजगार अपना कर सके। हम जनजातीय समाज की महिलाओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक की चक्री निधि और 8 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश सहायता देकर उनके छोटे छोटे रोजगारों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जहां एक और विधानसभा सितारगंज में ठाड़ू विकास भवन का निर्माण किया जा रहा है, वहीं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत भी किए गए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार जनजातीय परिवार की बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उधम सिंह नगर जनपद में सबसे ज्यादा परिवारों को अभी तक हमारी इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जनजातीय शोध संस्थान, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी स्थापित किया गया है, जिसमें साल भर अनेक प्रकार के शोध के कार्यक्रम हमारे जनजातीय समाज से जुड़े हुए उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। हमने राज्य के 4 जनपदों में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली में जनजातीय क्षेत्रों को विकास को तेज करने के लिए अलग अलग जनजातीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। साथ ही जनजातीय युवक युवतियों को UPSC, PCS, IIT और इसकी जैसी अनेक प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार केवल योजनाओं को कागजों पर ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार कर वास्तविक बदलाव लाने का काम भी करती है। हमारा स्पष्ट विजन है कि प्रत्येक जनजातीय परिवार की आंखों में आत्मसम्मान की चमक हो, उनके बच्चों के हाथों में उच्च शिक्षा की मशाल हो, युवाओं के पास रोजगार के अवसर हो और हमारा प्रत्येक सीमांत गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े। भाइयों बहनों, आज जब हमारी डबल इंजन की सरकार विकास की नई गाथा लिख रही है, तो मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही दल का शासन हुआ करता था, एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और आप सबको पता है वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी? वो वही पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी के बाद एक 5 वर्षीय नहीं, 10 वर्षीय नहीं, लगातार 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन करने का काम किया है। वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के उस लंबे शासन काल में हमारे जनजातीय समाज हो, थारू समाज हो, उन समाज की उनको हमारे इन भाई बहनों, इस समाज के भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है। मुख्य धारा में आने का कोई अवसर उनको प्रदान नहीं किया गया। कांग्रेस के लिए हमारा ये समाज केवल और केवल एक वोट बैंक
भर हुआ करता था, उन्होंने आपको हमेशा मुख्यालयों से काट कर रखा ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। आज जब हमारी सरकार आपके बच्चों के लिए काम कर रही है, आपके समग्र विकास के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र की सरकार में हो, चाहे राज्य की सरकार में हो, चाहे एकलव्य विद्यालय बना रही हो, हॉस्टल बना रही है, तो जब ऐसा विकास हो रहा है, हमारे समाज के बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो आज उनको ये विकास देखकर हमारे बच्चे आज विभिन्न संस्थानों में बड़ी बड़ी पोस्टों में जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए विकास का अर्थ कभी भी जन कल्याण नहीं रहा। उनके लिए विकास का मतलब अपना और अपनों का विकास रहा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है कि जिस पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष को, महानायक को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, क्या वो कभी थारू समाज की विरासत का सम्मान कर सकते हैं? भाइयों बहनों, वो कभी नहीं कर सकते। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समाज को वो सम्मान दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का बैठना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो देश का गौरव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपको सालों तक अंधेरे में रखने का काम किया ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे, और दूसरी तरफ आपकी डबल इंजन की सरकार है जो आपके बच्चों के हाथ में किताब और युवाओं के हाथ में रोजगार देने के लिए दिन रात काम कर रही है। भाइयों बहनों, यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है, और धर्मांतरण जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक पहचान और उसके स्वाभिमान की कैसे रक्षा की जाती है। वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर अपने धर्म और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना है। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, संघर्ष और चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आगे कभी भी घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। जो आज के युवाओं के लिए, जो आज के हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि तराई के इस शांत क्षेत्र में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सौगंध ली है, हमने शपथ ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए चाहे जो भी करना होगा, यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम वो सभी काम करेंगे, लेकिन देवभूमि के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी ताकतें हमारी भोली भाली जनता और थारू समाज की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज मैं इस मंच से उन सभी अधर्मियों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन लें कि हमारी देवभूमि है, या अधर्म और छल का खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इस प्रकार के अनैतिक कार्य को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है ताकि कोई भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके साथ साथ हमने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी दूषित और मुल्लावादी मानसिकताओं के लिए देवभूमि के अंदर कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नानक बताए प्रदेश का कोई भी कोना हो, जहां भी धर्मांतरण की शिकायत मिलेगी वहां पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हमारी भोली भाली जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान यहाँ नहीं है उनके लिए। ऐसे षड्यंत्र करने वाले, ऐसे धर्मांतरण का कुचक्र रखने वालों, उनकी जगह देवभूमि में नहीं है, बल्कि उनकी जगह केवल और केवल सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। ये हमने इसलिए सख्त कानून बनाया है। भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कभी अपने धर्म से, अपने स्वाभिमान से, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आपको भी इन धर्मांतरण करने वालों से सावधान रहना होगा और समाज को निरंतर जागृत करते रहने का काम आप सबको आज भी महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा। ये वही ताकत है जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का काम किया। इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी कोई रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार इस पर चुप बैठने वाली नहीं है। आपको इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई भी परेशान करे, कहीं भी कोई सूचना आए, तो आप लोग सरकारी अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन तक सूचना पहुंचा सकते हैं। आपके बीच हमारे भाजपा के कर्मठ नेता है, वनवासी कल्याण आश्रम के सेवादार हैं और अपने फाड़ू राणा परिषद के हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, समाज के बहुत लोग जो आज विभिन्न स्तरों पर समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आपके इस भाई के, आपके इस बेटे के, आपके इस साथी के दरवाजे भी आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप कभी भी मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान मेरा कर्तव्य है और वादा भी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे रहते हुए कोई भी ताकत आप लोगों की संस्कृति और परंपराओं पर टेढ़ी नजर उठाकर नहीं देख पाएगी। किसी भी कीमत पर हम संस्कृति का कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजाति समाज की प्राचीन विरासत, संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से हम अपने इस विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, चूंकि अभी प्रेम सिंह राणा जी ने शुरुआत नहीं बताया, मुझे 9 तारीख को आप सबके बीच में आना था, लेकिन उस दिन पश्चिम बंगाल में एक महाविजय हुई। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा खिल गया है, कमल ही कमल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व उस शपथ ग्रहण में मुझे शामिल होना था, लेकिन आज शॉर्ट नोटिस पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आज मुझे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पर, अभी प्रेम सिंह राणा जी ने भी एक पत्र बढ़ा दिया है, काफी सारी घोषणाएं इसमें लिखी है, काफी सारे काम लिखे हैं, अन्य भी प्रतिनिधियों ने लिखे हैं, यहाँ के हमारे अन्य प्रतिनिधियों ने भी मुझे सारे एप्लीकेशन आवेदन दिए हैं। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जो पहले जो घोषणाएं हुई उनकी हम समीक्षा लगातार कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उन सभी के शासनादेश निकालकर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई आगे की जाएगी। मैं इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए, आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए आप सबका हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि जयंती की बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।